नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम अभी तक उनके सिलेबस का पार्ट 1 और पार्ट 2, यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। अब हम थर्ड यूनिट में आते हैं और थर्ड यूनिट में हम जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसकी बात करते हैं, या हम उन तत्वों की बात करते हैं जो समय और स्थिति का जो है, उसका लोकेशन जो है या उसका टाइम जो है, उसमें पारिस्थितिक तंत्र में या इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसमें क्या परिवर्तन आता है। देखिए, पहले हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इकोलॉजी। ये पारिस्थितिकी जो है ये क्या होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे तत्व होते हैं, कुछ जैविक होते हैं, कुछ अजैविक होते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, जंतु हैं, बैक्टीरियाज हैं, लिचन है, काई है और मानव तो है ही। इसके साथ साथ पत्थर है, मिट्टी है, बहुत सारे फिज़िकल ज्योग्राफी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं। तो इकोलॉजी या एक जिसे कहते हैं हम, जो ये पारिस्थितिकी है, इसमें सभी चीज़ें जो है उनके बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम समय के संदर्भ में बात करें, टाइम के संदर्भ में बात करें, तो ये सब चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं। तो पहली बात हम करेंगे कि वो कौन से तत्व हैं जो समय के आधार पर या समय के साथ साथ इस पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी स्थान की पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, जबकि जो लैंड है और जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पहले किसी चीज़ का उपभोग 10 जने कर रहे थे, अब उसी चीज़ का उपभोग अगर 50 जने करेंगे या 100 जने करेंगे या 1000 जने करेंगे, तो डेफिनेटली वो उसका ज़्यादा मात्रा में विदोहन करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। साथ ही साथ इस पारिस्थितिक तंत्र का एक जो मुख्य अवयव है या मुख्य तत्व है या एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है मानव। और मानव जिस तरह से मतलब अपना विकास करता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो भी संसाधनों का प्रयोग कर रहा है अपने विकास के लिए, वो इसी पारिस्थितिक तंत्र से कर रहा है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि समय और स्थिति जो है वो इस इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि समय के साथ साथ ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन सब मानव की क्रियाएं बढ़ रही है। मानव की क्रियाओं में कुछ क्रियाएं पॉजिटिव है, परंतु बहुत सारी क्रियाएं नेगेटिव भी हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मानव के लिए तो पॉजिटिव है, परंतु पारिस्थितिक तंत्र के लिए वो नेगेटिव है। तो इस वजह से क्या होता है कि समय के साथ साथ इस पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है। पहले वो बदलाव इतना नेगेटिव नहीं होता है, परंतु जब वो बदलाव की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वो एक नेगेटिव रूप में हमारे सामने आता है। और ये सारी चीज़ें निरंतर चलती रहती हैं, समय के साथ साथ इनमें बदलाव आते रहते हैं, और इस प्रकार की स्थिति निरंतर ही हमारे को देखने को मिलती है। अगर आप अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो वो आपको उस समय का जो सिचुएशन बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र की या हमारे आसपास की, तो हमें बहुत बदलाव दिखेंगे। जैसे अलवर में ये जितने भी अरावली के पहाड़ हैं, पहले इन पे घने जंगल हुआ करते थे, और घने जंगल होने की वजह से क्या होता था, जंगली जानवर भी थे, तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम यहाँ का हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, मानव ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर किया, और अपनी नीड को नहीं, अपनी ग्रीड की वजह से उन्होंने संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया,
जैसे सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे कि बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया, बड़ी मात्रा में पहाड़ों को खोदकर पत्थर और मिट्टी निकाली गई। तो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें करने के लिए हमने कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के बैलेंस को प्रभावित किया। सड़कें बनी, रेल मार्ग बने, हमने जंगलों को काटा, हमने जंगलों को तबाह किया, हमने वातावरण को पॉल्यूट किया। तो ये सारी जो हमारा विकास का क्रम था उसमें इस प्राकृतिक संतुलन को हमने बहुत प्रभावित किया। हम ये मान सकते हैं कि बिना इकोसिस्टम को छेड़े हुए हम विकास नहीं कर सकते, परंतु अगर वो विकास बहुत नेगेटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की जीवंतता को कायम रखने के लिए, उसमें लाइफ को कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखें, उसको नेगेटिव नहीं होने दें। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के साथ साथ, और या हम ये मान सकते हैं 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, जो पारिस्थितिक संतुलन की अवस्था को अस्थिर करने के लिए, उसको इम्बैलेंस करने के लिए मानवीय क्रियाकलाप, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारी एक तरह के प्राकृतिक प्रकोप, बहुत तरह की जिसे कहना चाहिए हम जैविक प्रकोप, इस प्रकार के आए कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो डिस्टर्ब हुआ और नई प्रजातियों के प्रवेश के अनेक मतलब नई प्रजातियों पर उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा और इसके बहुत सारे कारण हमें अपने सामने ही नज़र आते हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें, 20वीं और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें, तो सबसे पहले तो युद्धों ने बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि वियतनाम का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जितना भी वन क्षेत्र था, उन वन क्षेत्रों के ऊपर यूएसए ने बहुत भयंकर बमबारी की थी। पूरा जो वहाँ का इकोसिस्टम था वो बिल्कुल नष्ट हो गया था। घने वृक्ष थे, घने वृक्ष पे जहाँ घने वृक्ष होते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ पक्षियों की, जीवों की भी उन क्षेत्रों में होती है, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। और इसका क्या रिजल्ट रहता है कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण हमारे कॉलेज के सामने का ही दूं। आर्ट्स कॉलेज के सामने जो बहुत बड़ा एक आर्मी एरिया था जिसमें हज़ारों वृक्ष लगे हुए थे, अच्छे वृक्ष लगे हुए थे, घने वृक्ष लगे हुए थे, पर अभी पिछले 2 सालों में जब से वहाँ पर एक आर्मी का सेटलमेंट बनना शुरू हुआ, सारे वृक्षों को काट दिया गया। बिल्कुल वृक्षों को काट कर अब वहाँ पे कॉलोनी बसा दी गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पक्षियों की प्रजातियाँ बेघर हुई होंगी, कितने ज़्यादा जीवों को वहाँ पर नुकसान हुआ होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे डेवलपमेंट का ये जो सिस्टम है, इस डेवलपमेंट के सिस्टम में हम लोग अननोइंगली नोइंगली हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हम समय के साथ साथ प्रभावित करते जाते हैं। ये प्रभावित करने का जो क्रम रहता है, अगर ये एक लिमिट में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम हर चीज़ को बैलेंस करता चलता है। पर समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जब हम यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अब देखिए कि जब मानव का विकास होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नोइंगली या अननोइंगली करनी पड़ती है। जब हमें अपने उद्योगों का भी विकास करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। तो एक औद्योगिक युग बीच में ऐसा आया जिसमें तेज़ी से उद्योगों का विकास किया गया। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण और उनकी और जितनी भी ज़रूरत थी उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे संसाधनों का अनप्रैक्टिकल तरीके से विदोहन किया गया। बहुत ही एक तरीके से बहुत क्रूर तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया, और उसका क्या है? उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। क्या रिजल्ट है उसका? कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र बहुत इम्बैलेंस हो गया है, बहुत पॉल्यूटेड हो गया है।
हमने इसको इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में ये हमारे सामने आया है। बहुत गंभीर समस्याएं कई हमारे सामने पैदा हो गई हैं। तो ये जो हमारा मानव और उसकी जो ये आर्थिक क्रियाओं का जो वृहद स्तर है, उससे ये हमारा इकोसिस्टम जो है बड़ी मात्रा में इसका इफ़ेक्ट हुआ है। भूमि उपयोग बदल गया है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। और कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि को भी हमने नुकसान ही पहुंचाया है, क्योंकि कृषि में जिस प्रकार से हमने फर्टिलाइज़र्स का और हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया है, उससे भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। आप ये मानिए कि जो उपज हम खा रहे हैं उसमें भी हमने उसके पैदा होने से पहले ही उसको इतना जहरीला कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उसमें हम इतनी बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डाल रहे हैं कि हमने उस पानी को भी, जो एक हमें गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसको भी हमने बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। तो जो हमारा जलीय इकोसिस्टम है वो भी एक तरह से बहुत बुरी अवस्था में आ गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि जितना भी बढ़ता हुआ नगरीकरण है, पॉपुलेशन की वृद्धि दर है, उसमें उसको पूरा करने के लिए हमने अंडरग्राउंड वाटर को भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। जैसे हम अलवर की बात करें, डार्क जोन में आ चुका है, ज़मीन में पानी इतना अंदर जा चुका है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी आवश्यकता को हम किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो हमारे सामने आती रहती हैं। समय के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हम इस प्रभाव को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का जो क्रम है, या एक विवेकपूर्ण तरीके से इनको यूज़ करने का जो पुराने लोगों में एक हौसला होता था, एक हैबिट होती थी, वो हमने ख़त्म कर दिया। अब तो हमें लगता है कि जो चीज़ हम पैसे से ख़रीद सकते हैं हम उसको ख़रीद लें, किसी भी कॉस्ट पे हम उसको ख़रीद लें, भले ही उससे प्रकृति को कितना भी नुकसान मिले। हम बहुत बड़ी बड़ी सेमिनार्स करते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं, पर अगर हमारे घर के लेवल पे बात आती है तो हम कभी भी उन चीज़ों को नहीं हटा सकते हैं, नहीं उनका यूज़ कम कर सकते हैं। जैसे हम पॉलीथीन का ही बात कर लें, हमें बड़ा कन्वीनियंट लगता है पॉलीथीन को या प्लास्टिक की थैली को यूज़ करना, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है, वो वेट से टूटती नहीं है, गीली चीज़ भी उसमें डाल सकते हैं। हमें ये पता है कि वो हमें नुकसान कितना पहुंचा रही है, परंतु फिर भी हम उस नुकसान को नज़रअंदाज करते हुए उसको हम निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि एजुकेशन जो होती है वो डिग्रीज से नहीं आती है, पर एजुकेशन किस चीज़ से आती है कि हम जब इन सभी रिसोर्सेज के बारे में सोचें, इनको विवेकपूर्ण तरीके से इसका हम प्रयोग करें और हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को, हमारे इकोसिस्टम को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। अदरवाइज़ उसमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका संतुलन खत्म हो जाएगा और वो मानव के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा और आगे वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आएगी। हमारे सामने दिल्ली का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम भी एनसीआर में रहते हैं, यहाँ भी सिचुएशंस ख़राब ही हैं कि जो पॉल्यूशन की जद में ये क्षेत्र आ गया है उसने कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दिया है। हमारा जो शारीरिक विकास है उसको प्रभावित किया है, हमें दमे का रोगी बना दिया है। अब आप दिल्ली जैसे शहर में स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, इट डज़न्ट मैटर, पर हम सांस के साथ ही इतनी मात्रा में धुआं अंदर ले रहे हैं कि अब वो उस तरह से ही है जिस तरह से कोई आदमी स्मोकिंग करता है। तो हम एक तरह से पैसिव स्मोकर हो गए कि स्मोकिंग ना करते हुए भी हमें वो सारे नुकसान हो रहे हैं जो एक स्मोकिंग करने वाले इंसान को होते हैं। तो ये स्थिति कितनी ख़राब है, छोटे बच्चों पे, वृद्धों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमें, अगर हमने इस चीज़ को नहीं ठीक किया तो ये आने वाले समय में हमारे लिए गैस चैम्बर्स के रूप में तब्दील हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि इकोसिस्टम जो है वो समय का, जो अगर हम समय के एस्पेक्ट से पढ़ें तो वो हमारे लिए कितना हम उसको ख़राब करते जा रहे हैं।
हम उसको कितना नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, और ये वो नुकसान है जिसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम चाहते हुए भी उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम बढ़ते वक्त के साथ, बढ़ते विकास के साथ हम इस प्रकार का डेवलपमेंट करें कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका बैलेंस बना रहे। यही हमारे लिए बहुत, हमारे आगे वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कल की कक्षा में हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि ये असंतुलन जो होता है इकोसिस्टम में, कौन से इसके कारण है और किस प्रकार की स्थितियाँ इस असंतुलन की वजह से होती है। थैंक यू।